तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे 2026 में विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? तो आंसर होगा इसका तो हंगरी में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो हेड है सेबेस्टियन कोए, अभी उन्होंने घोषणा की है कि हम एक नई चैंपियनशिप स्टार्ट करेंगे, मतलब इसका पहला संस्करण होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। चैंपियनशिप का नाम याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप। पहला संस्करण इसका 2026 में होगा और कहां पे होगा? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में होगा और ये हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा। और इसमें टॉप रैंकिंग वाले जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें जो गोल्ड जीतेगा ना उसे $1,50,000 मिलेंगे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है। अब ये घोषणा की है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने, तो उसके बारे में जानते हैं, उसके स्टैटिक जानते हैं। उसकी स्थापना होती है 1912 में, हेड सेबेस्टियन कोए। अच्छा, इसी तरह से कुछ और चैंपियनशिप हमने पढ़ी थी जो होने वाली है, जैसे कि AFC वुमेन्स एशियन कप, ये 2026 वाले तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2029 वाले उज्बेकिस्तान में होंगे। 2027 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो ब्राजील में होंगे। अभी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां पे? बांग्लादेश में होंगे। और अगर मेंस के लिए पूछेंगे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, तो इसे कौन होस्ट कर रहा है? वेस्ट इंडीज और अमेरिका। अभी आपको याद है IPL 2024 हो चुका है, उसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया। तीसरी बार किसे हराया? सनराइजर्स हैदराबाद को। और बात करें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे मिली? ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ऑरेंज कैप ये विराट कोहली को मिली है जो कि RCB के हैं, और पर्पल कैप जो कि हर्षल पटेल को मिली है वो पंजाब किंग्स के हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। तो प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। ये कौन है? तो ये मुंबई पुलिस के विशेष आतंकवाद विरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण प्रकाश इनका नाम है और 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। ये क्या किया था उन्होंने भगवान राम को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा संख्या में पत्र देने के लिए ये रिकॉर्ड बनाया था। कृष्ण प्रकाश इनका नाम है। अभी इनको ये पुरस्कार मिला है, ये ध्यान में रखना बस। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार इसको कहते हैं। अब पुरस्कार अवार्ड वाला प्रश्न है। चलो 2024 के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स है लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, वो जनवरी से लेकर अभी जून तक सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी आपको याद होगा सीनियर जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, ये श्रीनिवास R कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, अभी एवी विगदर्सन को मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक को मिला काइरोस के लिए। इनके उपन्यास का नाम है काइरोस, ये जर्मन की लेखिका हैं और इसमें अनुवादक ट्रांसलेटर कौन थे? माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, अभी 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला, ये असम से हैं। और इसी तरह से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यह आलोक शुक्ला को मिला था जो छत्तीसगढ़ से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। और कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये 2021 के लिए रतन टाटा जी को मिला और 2023 के लिए बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब मोहम्मद सलीम को मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। उसके अलावा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक की है। मिस यूनिवर्स 2023 ये सेनिस पलासियो चुनी गई थी, निकारागुआ से हैं। और 2023 का GD बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 58वां संस्करण था 2 जनों को मिला था, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। KPP नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई साहब को मिला, यह असम का सर्वोच्च सम्मान है और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को मिला।
2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेज नीलम शरण गौर को रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला था डॉक्टर रवि कन्नन को। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ उनकी क्विज आपको मिल जाएगी, पैनल PDF आपको मिल जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। लेकिन हाँ, आज मैं आपको बता दूं यहीं पे, क्योंकि नाइट में ही मुझे पता चला था कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे शो नहीं कर रही है, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में बोलता हूँ वहां से जाकर के इंस्टॉल कर लो लिंक, वो भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि प्ले स्टोर में एप्लीकेशन ही दिख रही है। अब क्यों नहीं दिख रही है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये मैं आज पता करने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं, इस बार तो नई एप्लीकेशन बनाई तब से बहुत दिक्कत आई। इससे तो पुरानी वाली एप्लीकेशन ही ठीक थी, बल्कि नई वाली एप्लीकेशन को बनाने में ज्यादा पैसे देने पड़े, फिर भी दिक्कत बहुत आ रही है। कुछ तो ऐसी दिक्कत आ रही है कि डेवलपर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, कि उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ये। चलो फिर इसका तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे जून 2024 में रिमपैक एक्सरसाइज का आयोजन कहां पे होगा, तो आंसर होगा हवाई में। तो रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। 2024 में याद रखना इसका 29th एडिशन होगा, और हर बार अमेरिका इसका आयोजन करता है। 2024 में कहां पे होगा, हवाई में होगा, 25 जून से लेके 2 अगस्त 2024 तक। भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। तो भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहा है, INS शिवालिक इसमें हिस्सा ले रहा है। अभी आपको याद होगा भारत ने रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया था, जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ही है, वायुसैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन भी अमेरिका ही करता है। कई सारे देश हिस्सा लेते हैं। अभी अलास्का में हुआ था, भारत ने भी हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से मुख्य रूप से राफेल ने हिस्सा लिया था, राफेल फाइटर जेट्स। भारत और अमेरिका के बीच में और भी कई सारे एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि टाइगर ट्रैम्प होता है, वज्र प्रहार होता है, कोप इंडिया होता है, युद्ध अभ्यास होता है, मालाबार एक्सरसाइज भी होता है। ऐसे क्वाड देशों के बीच में होता है मालाबार, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी होते हैं। चलो एक काम करता हूँ, फिर से 2024 में अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है ना जनवरी से अभी तक, वो सारी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो देखो, इस साल की जो पहली एक्सरसाइज हुई थी वो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज थी। भारत और UAE के बीच में हुई थी, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुई थी, ये चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज, ये पहली बार एक्सरसाइज हुई थी, मतलब पहला संस्करण था, भारत और थाईलैंड के बीच में हुई थी ये। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था ये, कहाँ पे, इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था ये, 11वां संस्करण था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज, ये नाटो ने इसका आयोजन किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर। और सदा तंसीक एक्सरसाइज, ये भी पहली बार एक्सरसाइज हुई थी भारत और सऊदी अरब के बीच में, कहाँ पे, राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में। और दोस्ती एक्सरसाइज 16वां संस्करण हुआ था भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, कहाँ पे, मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में हुआ। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, तो इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया था, 16 देशों के बीच में हुआ था, भारत ने भी लिया था। भारत की तरफ से INS तीर गया था इसमें, कहाँ पे हुआ था, सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। सेशल्स के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया था, लिमिट, ये एक्सरसाइज भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था, ये सेशल्स में ही। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, 10 दिनों तक ये चला था भारत के अलग अलग स्थानों पे। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था, ये राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज 5वां संस्करण था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उज्बेकिस्तान में ही। सागर कवच एक्सरसाइज, ये भारत की जितनी भी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लक्षद्वीप में हुआ ये। और विक्टस हेज, अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास
करने की घोषणा की थी अमेरिका की स्पेस फोर्स ने, और उसी अभ्यास का नाम है विक्टस हेज। बाकी पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया था, मतलब इनके बीच इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इसको पंजाब में। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ मेघालय के उमरोई में। तारकश एक्सरसाइज 7वां संस्करण हुआ था अभी भारत और यूएस के बीच में कोलकाता में। और अभी रेड फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताया ही सही, बहुसैन्य अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था, अमेरिका के अलास्का में हुआ था। तो ये 2024 के ही सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जनवरी 2024 से अभी जून 2024 तक के सारे एक्सरसाइज आपके सामने रख दिए मैंने। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कराता हूं चीजों को। चाहे अभी आपने अवार्ड्स वाला देखा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला देखा, सबमिट्स होती हैं तो वो करवाता हूँ, योजनाएं आती हैं तो वो करवाता हूँ। जिस दिन का आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उससे आप मान के चलो या तो लास्ट 6 मंथ का या उस पूरे कंप्लीट ईयर का जितने भी उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो मैं आपको यहीं पे रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि सारा तो नहीं करवा सकता, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि 25 मिनट के आसपास हमें क्लास को खत्म करना है और उसमें जितना मैक्सिमम हो जाए मेरे को आपको कंटेंट भी देना है और पुराना उससे संबंधित रिवाइज भी करवाना है, ताकि उन चीजों को कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हमें लंबे समय तक चीजें याद रहेगी और चीजें समझ में भी आएंगी। बाकी इनका अलग से रिविजन वाली क्लास भी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सारी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो छूट जाती है रिविजन करवाना, तो उसके लिए तो अलग से रिविजन वाला वीडियो मैं तैयार करता हूँ आपके लिए। 10-11 मिनट का वीडियो होता है, डेली आता है, लगभग डेली ही आता है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन होता है और उसका आंसर होता है, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी देनी होती है वो उसमें देता हूँ। मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसे यहाँ पे करते हैं वैसे नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिविजन वाला वीडियो है, तो उसे आप जरूर देखें, ताकि जो पुराना करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया है वो आप समय के साथ भूलो नहीं, उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर आपसे पूछ रहे विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो आंसर होगा भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इंग्लिश में बोलोगे तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। आप जानते ही हो हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने वाले, भाई डे और तारीख तो आप जानते ही हो, कौन सा डे है और उसकी तारीख क्या है। उसके अलावा क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ध्यान रख लो पहली बार इसे कब मनाया गया था, 1973 में। और 5 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। तो उसी दिन को चिन्हित करने के लिए 5 जून का दिवस चुना गया विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। पहली बार 1973 में इसको आयोजित किया गया। और अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को ही। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नैरोबी केन्या में। और इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन है। और पहले डायरेक्टर कौन थे? मॉरिस स्ट्रॉन्ग। इस बार की थीम मैंने आपको बता दिया, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। और ये भी याद रखना 2024 का मेजबान देश कौन सा है? सऊदी अरब है। तो मेजबान देश ये याद रखना, थीम याद रख लेना, बस ये दोनों चीजों तो आप याद रखना ही सही, और दिवस तो आपको याद रहेगा ही सही, 5 जून को होता है। तो अभी तक जून में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं? तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, और 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाया, और 5 जून को आपने देखा विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी भारत किस वर्ष 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2025। तो याद रखना भारत ये 42 ईयर के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 2025 में करेगा। और इसका ये 81वां संस्करण होगा, जून 2025 में होगा। ये कहाँ पे? भारत में भी कहाँ पे? दिल्ली में होगा। और यहाँ पे इसको होस्ट कौन कर रहा है? कौन इसका आयोजन करेगा? कौन बंदोबस्त करेगा? तो इंडिगो। वैसे इससे पहले भी भारत 2 बार इसको होस्ट कर चुका है, 1958 और 1983 में। तो याद रखना ये विश्व का सबसे प्रमुख विमानन कार्यक्रम है। बाकी यहाँ पे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करते हैं तो याद रखना इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जाम्बिया। तो काजा शिखर सम्मेलन 2024 ये हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन है, काजा शिखर सम्मेलन 2024।
जिसका उद्देश्य है हाथियों का संरक्षण करना, उनकी तस्करी रोकना, जिसका आयोजन अभी जाम्बिया में हुआ। और इसमें 5 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया। कौन कौन से हैं वो 5 देश? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और ये सारे के सारे हाथी बाहुल्य देश हैं। मतलब आप कह सकते हो कि पूरे अफ्रीका में 2/3 से अधिक हाथियों की आबादी यहीं पे आपको मिलेगी। जाम्बिया की कैपिटल क्या होती है? तो जाम्बिया की कैपिटल लुसाका होती है और करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। चलो आ जाओ, कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन भी मैं आपको लगे हाथ रिवाइज करवा देता हूँ 2024 के। जैसे कि अभी एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ था साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग अभी नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और जो भारत है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, इसका ये 46 नंबर का एडिशन होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। और अभी पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट समिट से सारे सम्मेलन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने प्रवाह सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसरो ने। तो अभी इसरो ने ये प्रवाह नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। प्रवाह की फुल फॉर्म होती है पैरेलल रन्स सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। मतलब इसको लॉन्च करने का उद्देश्य बताता हूं मैं आपको कि जो भी एरोस्पेस वाहन है उनका एरोडायनेमिक विश्लेषण करना ये इससे आसान हो जाएगा। एरोडायनेमिक मतलब समझते हो ना, नाम आपने सुना होगा, जैसे कि आपकी गाड़ी हो गई, कोई भी कार हो गया, मोटर, स्कूटर, जहाज, हवाई जहाज, कुछ भी। तो इन सब का डिजाइन एरोडायनेमिक के हिसाब से तैयार किया जाता है ताकि जब वो चले तो हवा कम से कम आपकी स्पीड को रोक सके। तो इस तरह से एरोडायनेमिक डिजाइन दिया जाता है। मतलब हवा कम से कम अवरोध उत्पन्न कर सके, कम से कम रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करे आपकी स्पीड के अगेंस्ट। तो इस तरह से जो एरोस्पेस व्हीकल होंगे, जैसे कि कोई रॉकेट हो गया, स्पेसशिप कुछ भेजना है, तो इस सॉफ्टवेयर में वो उसको चेक करेंगे, वैसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि कैसा डिजाइन देना चाहिए और कब कितना प्रेशर आएगा, कब पंखड़ियों को खोलना है, कब नहीं खोलना है, जो भी चीजें होती है वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे उसको बनाने से पहले। और जब इनका फाइनल हो जाएगा तो फिर उसे बनाएंगे या वैसे ही उसे ऑपरेट करेंगे। तो अभी सिंपल सा याद रखेंगे, प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? इसरो ने किया है। और क्यों किया है तो मैंने आपको बता दिया, एरोस्पेस वाहन जो होते हैं उनका एरोडायनेमिक विश्लेषण किया जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है? इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहां पे इसको बनाया गया है। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। अब बात इसरो की करते हैं। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अभी केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इन्हीं को मिला था और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है निवालू कुदिचा सिमहांगल, मलयालम भाषा में है। और इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विजया भारती सयानी को। तो विजया भारती सयानी को अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया? अरुण कुमार मिश्रा का, जो भी कुछ समय पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब क्या हो गया? ये आप समझो कि टेम्परेरी अध्यक्ष बने हैं, परमानेंट नहीं है। तो मतलब जब तक कोई परमानेंट अपॉइंट नहीं कर दिए जाते केंद्र सरकार के द्वारा तब तक ये काम संभालेंगे। ये मतलब हो गया कार्यकारी अध्यक्ष का। अब चाहे परमानेंट आने में आधा साल लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, जितना भी समय लगे, तब तक यही इसके अध्यक्ष कहलाएंगी। विजया भारती सयानी इनका नाम है। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 में और इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखना, ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और एक दिवस आपको और याद आएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को होता है वो। बाकी दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भी हमारे नए नेवल चीफ बने हैं। नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। और डॉक्टर कृष्णा एला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अभी नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कॉड शेयर समझौता हुआ, तो आंसर होगा जापान। भारत और जापान के बीच में। तो मतलब अब अगर आपको भारत से जापान जाना है तो अब आपको एयरलाइंस के ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और इसके लिए अभी जापान एयरलाइन ने हमारी घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो के साथ ये कोड शेयर समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा, जापान के टोक्यो शहर से भारत के 14 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होगी। अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। देखो आपको बताया जापान की कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान इसे सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। इसे निप्पन देश और सुकुमारो का देश भी कहते हैं। वैसे जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये माउंट फूजी है, और यहाँ के 4 सबसे बड़े और प्रमुख द्वीप हैं होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और शिकोयू द्वीप। अभी आपको याद होगा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सैटेलाइट ये जापान ने ही तैयार किया है, जिसका नाम लिग्नोसेट रखा है, और इसे मैग्नोलिया नाम के पेड़ की लकड़ी से बनाया है। अभी वैसे जापान चांद पे पहुंचने वाला 5वां सफल देश बना है, और जापान की एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अभी इसने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था लेकिन वो विफल हो गया था, लेकिन पहली प्राइवेट कंपनी है तो नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी का नाम स्पेस वन है और उस रॉकेट का नाम क्या है, काइरोस है। और इसरो और जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, भारत की इसरो है, ये दोनों मिलकर के एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, लुपेक्स मिशन। लुपेक्स का मतलब हो गया लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अभी अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश ये जापान ही है। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें भारत से आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को टॉप 150 में शामिल किया, जिसमें आईआईटी बॉम्बे की रैंक 118 है। और इस पूरी लिस्ट में टॉप पर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि अमेरिका का संस्थान है। तो भारत से टॉप तो आईआईटी बॉम्बे याद रखना, इस पूरी लिस्ट में वो 118वें स्थान पर है, और टॉप पे अमेरिका का एमआईटी है। अब मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा होगा कि इस तरह के अभी कुछ समय पहले ही हमने 2-3 प्रश्न और पढ़े थे, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज तो दूर कर दो ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक। एक तो आपने पढ़ा था टाइम्स हायर एजुकेशन की जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई थी, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारतीय इंस्टीट्यूट है, भारतीय यूनिवर्सिटी है, कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी उसमें टॉप पे था, तो आईआईएससी बंगलुरु उसमें टॉप पे रहा था। उस पूरी लिस्ट में वो 32वें स्थान पे था, और उसमें टॉप पे चाइना का सिंघवा यूनिवर्सिटी था। उसके अलावा एक आपने पढ़ा था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई थी, और आज जो हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं ये 2025 वाली रैंकिंग बताई इन्होंने। वो हमने जो पढ़ी थी पिछले महीने ही पढ़ी थी, वो जो हमने पढ़ी थी वो 2024 वाली रैंकिंग थी। और उसमें कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टॉप पे था, और पूरी लिस्ट में वो 20वें स्थान पे था। आपको याद आया होगा, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं अफेयर्स के। तो ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दो, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि 21वीं शांग्री-ला संवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा सिंगापुर में। फिर पूछा अभी ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे, पीवी सिंधु को। और पाकिस्तानी सेना के अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है, हेलन मैरी रॉबर्ट्स। कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई, तो एसबीआई। महाकृषि समृद्धि योजना को किसने शुरू किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की, चाइना ने ही। और किस भारतीय क्रिकेटर ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, तो केदार जाधव। कितने देशों ने जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए, तो 12। और आखिरी प्रश्न था गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया, तो 6.9%। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अभी किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन किया, तो आंसर होगा
अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।